हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 6 और 7 जुलाई 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। कल का करंट अफेयर्स वीडियो नहीं आ सका था, इसलिए दोनों दिनों का एक साथ कर दिया है। आज भी इसे जारी होने में थोड़ी देर हुई है। कल से मॉर्निंग को आपको करंट अफेयर्स मिला करेगा। इस वीडियो को द हिंदू सहित अदर न्यूज़पेपर के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसके PDF और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत पिछले वीडियो के क्वेश्चन से करते हैं जो मैंने आपसे किया था। केंद्र सरकार द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार क्षमता 65 लाख टन बढ़ाने के लिए किन 2 स्थानों को चुना गया है? आंसर है ओडिशा में चांदीखोल और कर्नाटक में पदूर। अब 6 और 7 जुलाई का करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा, देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर DNA डाटा बैंक बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी है? इनमें से आंसर है DNA प्रौद्योगिकी उपयोग एवं अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2018। इसे इंग्लिश में DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2018 कहते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो देश की न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाना है और उसके लिए DNA आधारित फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का उपयोग को बढ़ावा देना है। तो माना जा रहा है कि सरकार इस विधेयक को संसद के अगले जो मानसून सत्र है उसमें पेश कर सकती है। विधेयक के प्रावधान क्या हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं। विधेयक के प्रावधान के तहत गुमशुदा व्यक्तियों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले अज्ञात शवों के बारे में पता लगाना है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, बड़ी आपदाओं में शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता प्रदान करना है। इसके और भी मकसद हैं, इनमें हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी, चोरी, संपत्ति की ऐसे मामले की भी जांच करना है और इस जांच के दौरान DNA प्रोफाइलिंग से मदद लेनी है। तो एक आंकड़ा आपको बताते हैं, 2016 का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़ा है। उसके अनुसार देश में ऐसे अपराधों की कुल संख्या प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक है जिनमें ज़रूरत DNA प्रोफाइलिंग की होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि DNA के टेक्नोलॉजी के उपयोग से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और सज़ा दिलाने की दर भी बढ़ेगी। अभी जो सज़ा दिलाने की दर है वो सिर्फ 30% है 2016 के NCRB के रिकॉर्ड के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर किन 2 देशों के बीच में मुख्य तौर पर चल रही है? आंसर है USA और चीन। देखिए, वैसे तो ट्रेड वॉर की स्थिति हम लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी 6 जुलाई की रात को चीन से आयात पर 25% का शुल्क लगा दिया है। इसे आर्थिक इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर बताते हुए चीन ने भी जवाबी शुल्क लगा दिया है। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से 3.4 लाख करोड़ रुपए के आयात पर शुल्क लगाने की बात कही है और शुक्रवार से 2.3 लाख करोड़ रुपए के आयात पर शुल्क लग गया है। बाकी बचा हुआ 1.1 लाख करोड़ का जो आयात है उस पर 2 हफ्ते में शुल्क लागू हो जाएगा। तो ट्रंप ने पहली बार शुल्क का ऐलान पिछले मार्च को किया था। अब सवाल है कि अमेरिका ने चीन पर शुल्क क्यों लगाया है, ये टैरिफ क्यों लगाया है? तो अमेरिका का आरोप है कि चीन या तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी की चोरी करता है या कंपनी पर दबाव डालकर उसके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करवा लेता है। ये भी कहना है कि चीन सरकार द्वारा प्रायोजित कंपनियां अमेरिकी कंपनियों का अधिग्रहण करती हैं और इससे भी टेक्नोलॉजी चीन के पास चली जाती है। तो अमेरिका का जो 26 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा है उसकी ये बड़ी वजह है। तो अब ट्रेड वॉर से क्या असर होगा चीन की इकॉनमी पर? तो देखिए, चीन का 12% निर्यात अमेरिका को होता है और ये निर्यात कम हुआ तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। तो दूसरी ओर अमेरिका के ऑटोमोबाइल, क्रूड ऑयल और एयरक्राफ्ट बिजनेस को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है और दुनिया भर में इसका असर तो होगा ही। भारत ने अभी देखा है कि रुपए की कीमत गिर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका सरकार ने किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत और श्रीलंका के संयुक्त उद्यम को देने की घोषणा की है? इसमें आंसर है मट्टाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बनटोटा। ये एयरपोर्ट श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 241 किलोमीटर दूर हम्बनटोटा शहर में है। एयरपोर्ट के मालिकाना हक में भारत की भी बड़ी हिस्सेदारी रहेगी। ये ऐलान किया है श्रीलंका के नागरिक उड्डयन मंत्री निमल सरीपाल डी सिल्वा ने। ठीक है, तो 120 करोड़ डॉलर की लागत से ये हवाई अड्डा बना था और दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट कहा जाता है उसे, क्योंकि बहुत कम एयरक्राफ्ट वहाँ से उड़ान भरते हैं। देखिए, रणनीतिक रूप से भारत के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। भले ही हो सकता है नुकसान हो इंडिया को
उसमें आर्थिक रूप से। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह से दूरी मात्र 30 किलोमीटर है और श्रीलंका ने कर्ज उतारने के लिए हम्बनटोटा को 99 साल के लिए चीन को दिया हुआ है, तो इससे एक तरह से बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी। देखिए, इसे कैट भी कहते हैं। इसका प्रमुख पीठ जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठें हैं, बेंच हैं। वर्तमान में 17 नियमित बेंच हैं और 4 सर्किट बेंच हैं। तो कैट में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के अनुशासनात्मक पैनल ने शॉटपुट एथलीट इंदर सिंह पर कितने साल का बैन लगा दिया है? आंसर है 4 साल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक को आरबीआई ने हाल ही में भारत में काम करने का लाइसेंस जारी किया है? आंसर है बैंक ऑफ चाइना। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने बॉल टेम्परिंग की घटनाओं को देखते हुए इसके दोषियों पर अब 6 टेस्ट या कितने वनडे मैच का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? आंसर है 12 वनडे। देखिए, ये फैसला डबलिन में हुए आईसीसी की मीटिंग में लिया गया और पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इसी में फैसला हुआ है कि अब आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप जानते होंगे कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के 3 खिलाड़ियों ने गेंद से छेड़छाड़ की थी और उसका दोषी भी पाया गया था उनको। इसमें कप्तान स्टीव स्मिथ, उप कप्तान डेविड वार्नर और कैमरून बेनक्रॉफ्ट ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। हालांकि आईसीसी उन्हें ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकी थी, तो इसी वजह से आईसीसी ने अब नियमों में कड़ाई की है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनगणना के दौरान एकत्रित डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाएगा? आंसर है 2021। ऐसा पहली बार होगा जब इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। अब तक मैनुअली डेटा कलेक्ट किया जाता था, रिकॉर्ड को हाथ से लिखकर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा इनमें से किस शहर में भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल मोबिलिटी समिट आयोजित किया जाएगा? आंसर है नई दिल्ली। देखिए, देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बढ़ावे के लिए नीति आयोग ने ये पहल की है और पहली बार ग्लोबल मोबिलिटी समिट का आयोजन किया जा रहा है। 7 और 8 सितंबर को ये समिट नई दिल्ली में होगी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें दुनिया भर से 1200 विशेषज्ञ शामिल होंगे और बहुत सारी जानी मानी कंपनियों के सीईओ और कई देशों के परिवहन मंत्री के भी शामिल होने की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन है, यूके नेशनल ओशियोनोग्राफी सेंटर के रिसर्च के अनुसार वर्ष 2100 तक समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी से प्रतिवर्ष वैश्विक कितना खर्च आएगा? इसका आंसर है $14 ट्रिलियन। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के दोनों ध्रुव के बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं और इसकी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो अगर पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया तो ऐसा माना जा रहा है कि वैश्विक तापमान में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है और सी लेवल में 0.86 मीटर की बढ़ोतरी होने की आशंका है। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर मध्य आय वाले देशों पर पड़ेगा। वो कौन है? भारत, चीन जैसे देश। तो इस वजह से इन देशों में तटीय बाढ़ की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और समुद्र किनारे मौजूद बहुत सारे देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली का किस स्थान से परीक्षण किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है श्री हरिकोटा। ये परीक्षण 5 जुलाई को हुआ है और परीक्षण में यह देखने की कोशिश की गई कि अंतरिक्ष यान के उड़ान के दौरान अगर कोई घटना हो जाती है, अप्रत्याशित घटना या दुर्घटना, तो उस वक्त क्रू मेंबर्स को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है, धरती पर कैसे लाया जा सकता है सुरक्षित। तो ये एक प्रयास है इसरो द्वारा कि मानव को अंतरिक्ष में भेजने की। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में किस विवादित विधेयक को यूरोपीय संसद में रद्द कर दिया? आंसर है यूरोपीय यूनियन कॉपीराइट कानून। इस पर काफ़ी विवाद चल रहा था इस कानून को लेकर और आलोचकों का कहना था कि इससे इंटरनेट की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। कॉपीराइट फिल्टर लगाने से मीम और रीमेक्स जैसी कलाओं को नुकसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई है?
आंसर है नवाज शरीफ। ये सज़ा पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी NAB अदालत ने पनामा पेपर लीक के मामले में दी है। अगला क्वेश्चन है, जापान के धार्मिक नेता का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में 1995 के टोक्यो अंडरग्राउंड नर्व गैस हमले के मामले में मौत की सज़ा दी गई है? आंसर है शोको असाहारा। वे 63 ईयर के थे और उन्हें 2004 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि 6 जुलाई 2018 को फांसी पर उन्हें लटकाया गया है। उनके 6 समर्थकों को भी फांसी दे दी गई है। तो ये था 6 और 7 जुलाई का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, किस राज्य सरकार ने सभी राजकीय कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए वार्षिक मेडिकल परीक्षण में डोप टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप इसका डिटेल नोट्स चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। इसका PDF वर्जन हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पर मौजूद है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन है, इसे ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।